हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग इस टाइम पे गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक हर्षवर्धन की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात कर ली थी। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों को हर्षवर्धन की अर्थव्यवस्था और इसके अलावा उसका बौद्ध धर्म के साथ किस तरीके का संबंध देखने को मिलता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। मेरे चैनल पे आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री के अलावा और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को करंट अफेयर से जुड़े और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप लोग करंट से जुड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को मेरे वीडियोज़ में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया था ये वाला जो एरिया आप लोग देख रहे हैं, ये हमें हर्षवर्धन का एम्पायर देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि जो भी अभी मैं अर्थव्यवस्था या फिर राजनीति के बारे में बता रही हूँ, वो मैं सिर्फ उतना बता रही हूँ जितना इसके टाइम पे चेंजेस आए थे। मतलब जो मेन टॉपिक्स रहते हैं वो तो हमें देखने को मिलता है कि पहले से जैसे चले आ रहे थे वैसे ही चले आते रहते हैं, लेकिन जो कुछ चेंजेस उनमें होते हैं मैं सिर्फ आप लोगों को वो ही बताती हूँ। तो अगर आप लोग मेरे वीडियोस स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि अर्थव्यवस्था में कौन कौन से जो मेन टॉपिक्स रहते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो वहाँ से भी कुछ टॉपिक्स इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो सेम ही रहती हैं। जैसे मैंने गुप्त काल में बताया था कि उन्होंने सोने के सिक्के स्टार्ट किए थे, तो वो इस टाइम पे भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके से सिर्फ जो चेंजेस आते हैं मैं सिर्फ आप लोगों को उनके बारे में बताती हूँ। जैसे कि हमने मौर्य काल में बात की थी कि व्यापार के हमें दो प्रमुख मार्ग देखने को मिल रहे थे, एक तो था दक्षिणापथ और दूसरा था उत्तरापथ। तो वो व्यापारिक मार्ग हमें इस टाइम पर भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम जान लेते हैं कि हर्षवर्धन के टाइम पे क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हर्षवर्धन के टाइम पे चीनी यात्री जिनका नाम हुएनसांग है वो भारत की यात्रा करने के लिए आए थे। इसीलिए उन्होंने हर्षवर्धन के बारे में बहुत कुछ बताया है। हम लोग अब बात कर लेते हैं कि उन्होंने व्यापार के बारे में क्या क्या बताया था। उन्होंने बताया था कि इस टाइम पे जो गंगा नदी घाटी है उसको राजमार्ग के रूप में जाना जाता था। और इसके अलावा जो कन्नौज है, जो हर्षवर्धन की राजधानी देखने को मिलती है, वो व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था, क्योंकि इस टाइम पे जो पाटलिपुत्र है उसका पतन होने लगा था और जो कन्नौज है वो व्यापार के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर कर सामने आ रहा था। इसीलिए हर्षवर्धन ने पाटलिपुत्र की जगह कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। इसके अलावा हुएनसांग ये भी बताते हैं कि इस टाइम पे भारत के जो आसपास के और देश थे उनमें इस्लाम धर्म का उदय होने लगा था। इसी वजह से जो अरब व्यापारी हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे और अब उनका संपर्क भारतीय व्यापारियों से भी होने लगा था। इसके अलावा मैंने बताया था कि जो ये बाणभट्ट हैं वो हर्षवर्धन के एक दरबारी कवि देखने को मिलते हैं। इन्होंने हर्षवर्धन की एक जीवनी लिखी थी जिसका नाम है हर्षचरित। उसमें इन्होंने हर्षवर्धन के बारे में सब कुछ बताया है। तो इन्होंने बताया है कि इस टाइम पे चीनी रेशम का जो व्यापार होता था वो हमें इस टाइम पे भी कंटिन्यू देखने को मिलता है। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि इस टाइम पे अफ्रीका के साथ भी व्यापार होने लगा था। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं वास्तुकला या फिर शिल्प के बारे में। तो शिल्प के बारे में भी आप यही बात याद रखिएगा कि जो चीज़ें पहले से चली आ रही थी, जैसे कि मैंने बताया था कि शिल्प जो होते थे, जो शिल्पकार होते थे वो अलग अलग श्रेणियाँ बना के रहते थे, एक उनके अलग अलग गांव हुआ करते थे। तो वो सारी विशेषताएं हमें इस टाइम पे भी देखने को मिल जाएंगी। लेकिन जो चेंजेस आए थे मैं उनके बारे में अभी बता देती हूँ। जैसे कि इस टाइम बाणभट्ट ने बताया है कि हर्षवर्धन के टाइम पे हमें जो घर बनाए
बनाए जाते थे, यानी कि जो मकान होते थे उनमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि इस टाइम पे अब जो घर होते थे वो बहुमंजिला, यानी कि जो फ्लोर वाले घर हैं, मल्टी फ्लोर जो घर बोल सकते हैं हम जिन्हें, वो बनाए जाने लगे थे। इसके अलावा घरों पर प्लास्टर जो होता है उसका भी कलर देखने को मिलता है। इसके अलावा हुएन सांग ने बताया है कि मतलब जो हुएन सांग थे वो भी इस समय की जो संरचनाएं हैं, यानी कि जो इमारतें हैं, उनकी ऊंचाई से आकर्षित हुए थे, क्योंकि इस टाइम पे जैसा मैंने अभी बताया मल्टी फ्लोरर जो घर हैं वो बनाए जाने लगे थे और इतने ज़्यादा ऊंचे ऊंचे बनाए जाते थे कि जो हुएन सांग है वो भी इनको देखकर आकर्षित हुए थे, इनको देखकर वो भी शॉक्ड हुए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, हुएन सांग ने बताया है कि इस समय जो घर बनाए जाते थे वो पत्थर, इसके अलावा ईंटों और लकड़ी से बने हुए होते थे। तो ये हम लोगों ने शिल्प के बारे में बात कर ली। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कृषि के बारे में। इस समय अगर हम बात करें, कृषि में सिंचाई के लिए मानव निर्मित जो साधन हैं उनका प्रयोग किया जाने लगा था, जैसे कि जलाशय। मतलब अब ये लोग सिंचाई के लिए प्रकृति पर निर्भर नहीं थे, बल्कि अब इन्होंने सिंचाई के लिए अपने जो मानव निर्मित संसाधन हैं उनका प्रयोग करने लगे थे। इसके अलावा इस टाइम पे भी जो कृषि भूमि होती थी वो ही राज्य की आय का मुख्य स्रोत होती थी। इसके अलावा अब हम लोग शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम हर्षवर्धन के टाइम पे बात करें तो उस टाइम हमें देखने को मिलता है उत्तर भारत में शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र हैं उनमें वल्लभी, इसके अलावा बनारस और नालंदा, जिसे हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय या फिर नालंदा महाविहार भी बोलते हैं, वो शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म और नालंदा से उसका किस तरीके का संबंध देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें, जो हुएनसांग नाम के जो चीनी यात्री हैं उन्होंने बताया है कि हर्षवर्धन की धार्मिक गतिविधियों का भी उन्होंने उल्लेख किया है। जैसे कि उन्होंने बताया है कि हुएनसांग के प्रभाव में ही आकर हर्षवर्धन ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यानी कि हर्षवर्धन जो है वो स्टार्टिंग से बौद्ध धर्म के संरक्षक नहीं थे, लेकिन जब जो हुएनसांग हैं वो भारत आए थे तो उन्होंने नालंदा महाविहार से ही शिक्षा प्राप्त की थी, इसीलिए वो बौद्ध धर्म के फॉलोअर बन गए थे और उन्हीं के प्रभाव में आकर हर्षवर्धन ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसके अलावा हुएनसांग बताते हैं कि बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसका प्रचार करने के लिए हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक सभा का भी आयोजन किया था। इसके अलावा जब हुएनसांग भारत आए थे तब इन्होंने बताया था कि बौद्ध धर्म के 18 संप्रदाय देखने को मिलते थे, यानी कि अब जो बौद्ध धर्म है वो 18 संप्रदायों में विभाजित हो चुका था। इसके अलावा हुएनसांग ने नालंदा महाविहार की शिक्षा पद्धति का उल्लेख करते हुए कहा है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए नालंदा महाविहार एक महान बौद्ध विश्वविद्यालय कहा जा सकता है। यानी कि उन्होंने नालंदा महाविद्यालय जो है उसकी शिक्षा पद्धति का भी बहुत उल्लेख किया है, बहुत प्रशंसा की है। तो ये उन्होंने नालंदा के बारे में बताया है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि हर्षवर्धन का जो ये साम्राज्य था, तो हर्षवर्धन के पश्चात वहाँ पर कौन कौन से नए राज्य उभर कर आए थे। तो अगर हम बात करें, जो कन्नौज है जो हर्षवर्धन की हमें राजधानी देखने को मिलती है, उस पर नियंत्रण को लेकर, यानी उस पर कब्जा करने को लेकर जो आसपास के जो राजा थे जैसे कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश, इनके बीच में 8वीं से 10वीं सदी तक त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिलता है। यानी कि ये जो तीनों राजवंश होते थे वो आपस में कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर लड़ते रहते थे और इनकी जो लड़ाई हुई थी वो 8वीं सदी से 10वीं सदी तक चलती रहती है। इसे ही हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हर्षवर्धन के पश्चात उत्तर भारत में हमें कौन कौन से राजवंश देखने को मिलते हैं, तो मैंने अभी ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में बताया। इसके अलावा अगर हम
हम बात करें जो दक्कन वाला एरिया है वहाँ पर हमें चालुक्य और राष्ट्रकूट राजवंश देखने को मिलता है। यानी कि उत्तर भारत में ये पाल और प्रतिहार राजवंश हैं और दक्कन वाला जो एरिया है वहाँ पर हमें राष्ट्रकूट और चालुक्य राजवंश देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग सुदूर दक्षिण वाले एरिया की बात करें तो वहाँ पे हमें पल्लवों का शासन देखने को मिलता है। यानी कि आप लोग इस मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो पाल और प्रतिहार वंश को उनका शासन देखने को मिलता है और ये जो दक्कन वाला एरिया है यहाँ पे हमें चालुक्य और राष्ट्रकूट वंश का शासन देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो साउथ वाला एरिया है यहाँ पे हमें पल्लवों का शासन देखने को मिलता है। तो इनके बारे में हम लोग अब जब जो हम लोगों का पूर्व मध्यकाल आएगा यानी कि हर्षवर्धन के टाइम का जो ये गुप्तोत्तर काल था वो यहीं तक था, क्योंकि इस टाइम पे हर्षवर्धन के अलावा और कोई भी ज़्यादा शक्तिशाली शासक देखने को नहीं मिलता है। इसके बारे में जो छोटे छोटे राजवंश रह गए हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को पूर्व मध्यकाल के साथ ही बताऊंगी। इसके अलावा इस टाइम पे जो हमें कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को पूर्व मध्यकाल के साथ ही बता दूंगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूर्व मध्यकाल में कौन कौन से राजवंश देखने को मिलते हैं, इसके अलावा जो हर्षवर्धन के टाइम पे भी और कौन कौन से राजवंश थे, तो ये बहुत ही छोटे छोटे राजवंश थे, यानी कि इनमें कोई भी ज़्यादा शक्तिशाली राजवंश देखने को नहीं मिलता है। तो उन सब के बारे में कंबाइंड एक ही वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आज के वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े और भी वीडियोस देखने के लिए या फिर एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा सिलेबस देखने के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर कनेक्ट रहिएगा, जिससे कि आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा सिलेबस ले सकें। तो आज की वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।